हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यूपी बोर्ड में प्यारे बच्चों 11 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है और इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सीरीज चल ही रहा है, जिसमें आज देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं, 2 और 3 अंक वाले प्रश्न प्यारे बच्चों। और जो भी है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिए। जितना भी क्वेश्चन देता हूँ उनको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। पेप्टाइड बंध क्या होता है? जब अमीनो अम्ल के 2 अणु आपस में बंध बनाते हैं। अमीनो अम्ल के 2 अणु आपस में जब बंध बनाते हैं और इस प्रकार संयोग करते हैं कि एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 एमीन समूह के साथ क्रिया करता है, तो उसके बीच जो बंध बनता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। सिंपल है। एमिनो अम्ल 2 एमिनो अम्ल रहेंगे, एक भाग का COOH यानी कार्बोक्सिल समूह और दूसरे का एमीन समूह आपस में क्या करता है, बंध बनाता है। यहां से आपका H2 और यहां से ऑक्सीजन H2O निकल जाता है और बीच में जो बंध बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बंध। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। देखो, क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन यदि आप समझ लिए, उसका सलूशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 हम एमिनो अम्ल लेते हैं। कितने एमिनो अम्ल? 2 एमिनो अम्ल। एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह आपस में क्रिया करता है और एक बंध का निर्माण करता है, जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, ये भी एमिनो अम्ल था, प्लस लगा है, दूसरा एमिनो अम्ल है, यहां से H2 एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लिया, बचा कितना CO और आपका बचेगा NH, क्योंकि एक H ये N। इस प्रकार से आपका बन जाता है पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये पेप्टाइड बंध हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह CHO रहता है, जबकि कीटो में क्रियात्मक समूह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, और दोनों समूह में आपका जो है कार्बन ही जुड़ा रहेगा। जैसे यहां पर बात करें एल्डिहाइड में, तो यहां पर भी प्यारे बच्चों कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और एक कार्बन जुड़ा रहेगा। लेकिन यहां भी देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन इसमें दोनों कार्बन जुड़े रहेंगे, तब ये कीटोन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है पहला डिफरेंस। ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु वाले बसी अम्ल बनाते हैं। ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल बनाते हैं, मतलब ये आसानी से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल बनाते हैं। कीटोन जो है कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं और ये अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। मतलब एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं और कीटोन जो है द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर CU2O लाल अवक्षेप देता है, जबकि ये फेलिंग विलयन से अपचयित नहीं होता। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO, कीटोन का C+O है ना। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल का निर्माण करता है, कीटोन जो है कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर बसी अम्ल का निर्माण करता है। एल्डिहाइड जो है अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, कीटोन जो है अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। एल्डिहाइड ये जो है फेलिंग विलयन में लाल रंग अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन फेलिंग विलयन का परीक्षण नहीं देता, अपचयित तो नहीं होता। ओके, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? समझिएगा, संक्रमण धातुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारक को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारक का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संक्रमण तत्व एवं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। वैसे भी प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व में सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिक्त d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, इनमें किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो इनका क्षेत्रफल क्या बोला गया, इनका पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। और जब आपके घर में ज्यादा जगह है तो आप किसी को भी बैठाने के लिए सक्षम है। आपके घर में ज्यादा कमरे हैं तो किसी को बैठाने में सक्षम है। आपके घर में ज्यादा आंगन है, कार्यक्रम में ज्यादा लोग बैठेंगे, यही कंडीशन है। संक्रमण धातुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए संयोजकता अधिक होगी और स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे इलेक्ट्रॉन, किसी को भी अधिशोषित करने की क्षमता रखेंगे। अधिशोषण से अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अब क्रिया परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल है। चलिए, प्रभावी एटॉमिक यानी आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करो आप लोग। कि उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब कोई भी उपसंयोजी यौगिक है, केंद्रीय धातु परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है,
कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और बंद बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो गए, कितना उसके पास खुद है, और बंद बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। समझिएगा, उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होगा तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बंद बनाने के फलस्वरूप उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी कुल संख्या जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है प्रभावी परमाणु संख्या बराबर केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या माइनस आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या धन बंधन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये चीज है आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहां पर आप देख सकते हो जो निकिल है 28 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 है, और कार्बोनिल जो है प्यारे बच्चों 4 है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन एक भी मिस मत करना, और ये मत कहना कि सर है ना ये कठिन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है यार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? देखो, किसी चीज का हम उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वो उसी के साथ संगत बना लेता है, उसी के साथ क्रिया कर लेता है। आपके साथ आपके दोस्त को नहीं भेज सकते क्योंकि आप पढ़ने लिखने जा रहे हो, आपका सगा दोस्त चला गया तो आप उसके साथ बर्बाद हो सकते हैं। इफेक्टिव भैया, क्योंकि दोस्त का संगत बहुत मतलब प्रभावी होता है। वो यदि आपका नशीला व्यक्ति हो गया तो आप भी नशीला बन जाओगे, इसलिए पर्सनल दोस्त के साथ कभी कोई घर का माँ बाप नहीं भेजना चाहता बच्चा को। ऐसे ही है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए H2SO4 का उपयोग नहीं करते क्योंकि H2SO4 गद्दार होता है, वो डायरेक्ट क्या कर लेता है, क्रिया करने लगता है। समझ रहे हैं? तो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होने के कारण अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अमोनिया H2SO4 से क्रिया कर अमोनियम सल्फेट बना लेता है, क्रिया नहीं करना है, क्रिया कर लेता है, इसलिए इसके साथ इसको नहीं रखा जा सकता। सिंपल। चलिए, इसी प्रकार हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? इसका कारण बताना है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? इसका कारण बताना है। यही कंडीशन है, सिंपल है कि यदि हम कांच के बोतल पे रखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड को तो ये कांच से क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन सिल्को फ्लोराइड का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन सिल्को फ्लोराइड का निर्माण करेगा। यदि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड एक विलायक होता है, ये कांच को घोल लेता है, और जब कांच घुल जाता है तो क्रिया करके हाइड्रोजन सिल्को फ्लोराइड बना लेता है, इसलिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल पे नहीं रखते। सिंपल, समझ में आया? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं? बताओ क्या कारण है? क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं? इसका स्पष्टीकरण बताओ। तो संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझने की कोशिश करें, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं, क्यों? क्योंकि N-1D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी अणुचुंबकीय लक्षण उतना ही अधिक होगा। बस इतना ही है। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि किसी भी तत्व की बात करें, यदि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तब तो वो किसी से आकर्षित भी हो सकता है और किसी को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और रहा हमारा संक्रमण धातु, संक्रमण धातु में N-1D कक्षक मतलब रिक्त रहता ही रहता है, अपूर्ण रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे तो इसमें आघूर्ण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इधर से उधर, तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए ये चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन ही हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी रहती है। जैसे A और B अभिकारक का उत्पाद बना रहा है, तब दर की बात करेंगे तो A अभिकारक है, B अभिकारक है, इसका सांद्रण कितना है, स्मॉल है, स्मॉल b तो पावर में घात लगी रहती है। यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और कुछ नहीं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पूछा था तो यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इतना ही लिखना है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। इसे ही दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी कहते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था, शायद आपको याद होगा। वेग नियम या वेग व्यंजक कभी कभी पूछ दिया जाता है। यहाँ पर देखो, यह एक व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रता की पद में कोई घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, जो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकर्मकों के
स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के विरुद्ध किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग नियम संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित नहीं होता, इसका निर्धारण प्रयोगात्मक रूप से होता है। ठीक है, वेग नियम या वेग व्यंजक है। चले अगले क्वेश्चन पर चलें। भाई साहब आप लोग बिल्कुल तैयार करते चलो यार, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलो, समन्वयन संख्या किसे कहते हैं? चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, समन्वयन संख्या किसे कहते हैं समझाइए। तो किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणुओं से घिरा रहता है, कोई भी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने पड़ोसियों से घिरा रहेगा, जितने परमाणु से घिरा रहेगा, उसे हम उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, सरल घनी जालक में समन्वयन संख्या कितना होता है? 6। काय केंद्रित घनी जालक में समन्वयन संख्या कितना होता है? 8। फलक केंद्रित घनी में जालक कितना होता है भैया? समन्वयन संख्या 12। NaCl में समन्वयन संख्या 6:6 होता है। CHCl में समन्वयन संख्या 8:8 का होता है, रेशियो होता है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में 4 और षटभुजाकार निबिड़ संकुलन में जो संकुलन क्षमता होती है 6 होती है। चलो भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल, अगला हम देख लेते हैं चैप्टर 9 का एक क्वेश्चन देख लेंगे। द्विक लवण किसे कहते हैं और संकुल लवण किसे कहते हैं? ठीक है, द्विक लवण देखेंगे, इसका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अथवा क्रिस्टलीय अवस्था में ही रहता है। जैसे इसे जल में या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो ये अभी अभी यौगिकों के रूप में टूट जाता है। इस प्रकार के द्विक लवण विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो समानता या ऐसे क्रिस्टल जो समानता ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसे जल में डालते हैं, जल में मिलाते हैं तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। सिंपल। संकुल यौगिक किसे बोलेंगे? संकुल यौगिक ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपना पहचान बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। जिसे हम जल में घोल दें, ठीक है, संकुल यौगिक आणविक यौगिक है जो जल या किसी अन्य विलायक में यदि खोल दिया जाए पर बच्चों तो अपना पहचान बनाए रखते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? संकुल यौगिक कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस तैयार करो। ठीक है, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है इसे विलेय और विलायक को मिलाने से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है इसको विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, द्रव स्नेही ये स्थायी होते हैं और जो द्रव विरोधी होता है ये अस्थायी होता है। द्रव स्नेही इसका पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है इसका पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जबकि इसका पृष्ठ तनाव लगभग जल के बराबर होता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं प्यारे बच्चों, और जो आपका द्रव विरोधी है ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव विरोधी जो होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, द्रव स्नेही में प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, जबकि यदि हम बात करें द्रव विरोधी में तो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, क्लियर। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। इसमें से दो डिफरेंस महत्वपूर्ण होता है। एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में तुलना कीजिए। जैसे आपका वास्तविक विलयन समांगी होता है प्रकृति, ये विषमांगी होता है, विषमांगी होता है, यानी कोलाइडी विलयन निलंबन दोनों विषमांगी होता है। कणों के आकार की बात करें तो वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, कोलाइडी विलयन में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। निलंबन की बात करें तो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। वास्तविक विलयन में जो विसरण है वो तेजी से होता है, वास्तविक विलयन में जो विसरण है वो तेजी से होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में जो विसरण है वो धीमी गति से होता है, और निलंबन में तो विसरण होता ही नहीं है। सिंपल है। ठीक है, वास्तविक विलयन ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करता है और ये कोलाइडी विलयन और प्रदर्शित करता है, जबकि निलंबन प्रदर्शित नहीं करता। पारदर्शकता की बात करें तो ये पारदर्शक होता है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन जो होता है अपारदर्शी यानी अर्ध पारदर्शक होता है, और निलंबन अपारदर्शक होता है, बिल्कुल अपारदर्शक होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन तैयार कर लो मेरे बच्चों, और जितना भी हो सकता है मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकूँ। और हाँ मेरे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।